आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ब्लड बैंक और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एज वेल एज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ब्लड होता है ब्लड में उसके क्या क्या कंपोनेंट्स जो कि हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं और उनको किस किस केस में हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और दूसरा केस ये कि इसमें आपको एक और टॉपिक का थोड़ा सा और पार्ट कवर हो जाएगा जो कि हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल नाउ करते आ रहे हैं कि पर्सन को किस किस टाइम पे ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है और किस किस चीज़ की ट्रांसफ्यूजन। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग इस अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि ब्लड बैंक और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और एज वेल एज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ब्लड होता है उसका कौन कौन सा कंपोनेंट है जिससे हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं और किस किस केस में हम लोग उसकी क्या चीज़ ट्रांसफ्यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक हमारे पास मेडिकल क्यूरेट का एक कंटेनर है दैट इज बेसिकली यूज फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड सम टाइम आल्सो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। और उसके कंपोनेंट्स को ट्रांसफ्यूजन के पर्पस के लिए वो आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज होता है। यानी कि ब्लड बैंक का काम क्या है? इट कलेक्ट्स, इट स्टोर्स, इट आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स फॉर द ट्रांसफ्यूजन पर्पस। अब ब्लड बैंक हमारे हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टार्ट में क्या होता था कि डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एज जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता गया देन ब्लड की कलेक्शन का एक जो ज़रूरत थी वो सामने आई। तो स्टार्ट में हमारे पास जो ब्लड की कलेक्शन हो रही थी दैट वाज हैपन इन द ग्लास की बोटल्स का ग्लास की जो बोटल्स होती हैं उसके अंदर होती थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पायदार नहीं थी एज कम्पेयर टू जो हमारे पास प्लास्टिक के बैग्स होते हैं। तो करते कराते अब ये हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी में ये प्लास्टिक के बैग्स यूज हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ने के बारे में। सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज? यस मैम। चलें ठीक हो गया बच्चे, थोड़ा थोड़ा ना नेट की डिस्टॉर्शन है एंड मीनवाइल अगर किस टाइम पे थोड़ा बहुत इशू हो तो आप लोगों ने क्लास लीव नहीं करनी है। आई विल बी हियर इन। मैम चलिए ठीक हो गया। ब्लड बैग की स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल। व्हाट इज बेसिकली द मटेरियल ऑफ द ब्लड बैग? तो हमारे पास रिसेंट वर्ल्ड में जो ब्लड बैग यूज हो रहे हैं, बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही? किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? मरियम बेटा आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? मैम पहले क्लियर थी, अब कट क्लियर के नहीं? आ रही है। चले गुजारा करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। एज यू नो कि मौसम काफी ज्यादा खराब है। जहां पे गुजारा ना हो वहां पे मुझे दोबारा कह लीजिएगा आप। अच्छा, तो हमारे पास जो ब्लड बैग हैं दे आर बेसिकली मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के बने होते हैं। पीवीसी प्लास्टिक के बने होते हैं और ये क्या होते हैं? बायोकम्पैटिबल होते हैं और एज वेल एज दे आर नॉन टॉक्सिक। मीन टू से दे आर बेस्ट फॉर द यूज ऑफ ब्लड कलेक्शन, ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड की स्टोरेज के लिए हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर जो प्लास्टिसाइजर के तौर पर डीएचपी यूज होता है और डीएचपी फ्री भी हो सकते हैं। इतना ज्यादा नहीं आपको जरूरत है, आपको पीवीसी इनमें यूज होता है बेसिकली ये मालूम होना दैट इज मोर देन इनफ। देन नंबर टू पे हमारे पास ब्लड बैग्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास ब्लड बैग्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, सिर्फ एक बैग होता है जिसमें सारा का सारा ब्लड की कलेक्शन के लिए देर जस्ट अ सिंगल बैग जो कि होल ब्लड की कलेक्शन के लिए यूज होता है। नंबर टू पे हमारे पास होता है डबल ब्लड बैग। दो बैग एक जगह पे जुड़े होते हैं। अब ये क्या होता है? आरबीसी और प्लाज्मा दोनों को आपस से सेपरेट आउट करने के लिए बेसिकली डबल बैग का यूज होता है। और डबल बैग जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफी जगहों पे यूज होता है। और अगर ये नहीं होता तो ये ऐसा करते हैं कि एक बैग में ब्लड कलेक्ट करके दूसरे वाले बैग नया वाला लेके उसके अंदर क्या कर लेते हैं? प्लाज्मा कलेक्ट कर लेते हैं। समटाइम देयर इज ट्रिपल बैग इन यूज। अब ये क्या करेगा? आपके प्लेटलेट्स को, आपके प्लाज्मा को और एज वेल एज आपके आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को, तीनों को सेपरेट कर देगा। और एक और क्वाड्रुप्लेट हमारे पास ब्लड बैग होता है। इसमें क्या होगा? फोर्थ कंपोनेंट इंक्लूडिंग आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज को भी वो सेपरेट आउट कर देगा। मीन टू से कि आप ब्लड के चारों कंपोनेंट्स को बिल्कुल सेपरेट आउट कर सकते हो क्वाड्रुपल ब्लड बैग में। आरबीसी को, प्लेटलेट्स को,
उसके प्लाज़्मा को और उसके डब्ल्यूबीसीज़ को। तो इस तरह आप कर सकते हो। इवन सम टाइम ऐसा होता है बच्चों कि हमारे पास बड़े जो बैग्स होते हैं, उनके साथ एक छोटा-सा बैग होता है। अब वो बेसिकली किस काम के लिए यूज़ हो रहा होता है? सोना यही है कि वो ब्लड की कलेक्शन फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। इज़ दैट ओके? अब हमारे पास जो ब्लड बैग होता है हमारा, उसकी कैपेसिटी कैसी होती है? एज़ वी नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 450 टू 500 ml हम लोग एट अ टाइम एक पर्सन से कलेक्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट से, जो कि सारी की सारी ब्लड डोनेट करने की स्पेसिफिकेशन पे पूरा उतर है। तो 450 से लेके 500 ml तक हम लोग उसमें से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन सम टाइम्स हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज़ एक छोटा बच्चा है, उसको 500 ml या 450 ml तो ब्लड नहीं लगना, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि जस्ट 100 ml, 150 ml, 200 ml इतना ब्लड रिक्वायर्ड होता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या होते हैं ब्लड बैग्स, या तो ऐसा हो सकता है कि आप उसमें जो एंटीकोएगुलेंट है उसको निकाल के उसकी रेशियो ब्लड के हिसाब से बिल्कुल ओके कर दो, या फिर आप ब्लड बैग ही ऐसा लो जिसके अंदर जो एंटीकोएगुलेंट की रेशियो है, जितना आपको ब्लड रिक्वायर्ड है उसके साथ मैच कर रही हो। इज़ दैट ओके? इज़ दैट ओके? Yes. चलिए ठीक हो गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो हमारा ब्लड बैग होता है ना, उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है कि इतना ब्लड कलेक्ट हो गया, इतना कलेक्ट हो गया। और एज़ वेल एज़ बच्चों, हमारे पास हम लोग जिस टाइम पे ब्लड की कलेक्शन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे अगर किसी ने देखा हो तो उसका वेट किया जा रहा होता है साथ-साथ। यू हैव आइडिया अबाउट इट? एक तो कंटीन्यूअस मिक्सिंग हो रही होती है ब्लड की, और एज़ वेल एज़ साथ में उसका वेट हो रहा होता है। आप लोगों ने देखा हुआ है? यस। ऑब्वियसली ऐसा ही हो रहा होता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो कि हमारे पास हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। देन स्टेरिलिटी। स्टेराइल क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल पाक होती है। एंड बच्चों, आपको पता है हम लोग एक चीज़ के बारे में शायद हम लोगों ने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन विया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक पर्सन जिसे किसी किस्म की वायरल डिसऑर्डर्स है, या किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या देयर इज़ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो कि उसका पैथोजन उसके ब्लड के अंदर भी मौजूद है, और ख़ास तौर पे ब्लड बोर्न जो पैथोजेन्स हैं, उनके ट्रांसमिशन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जिस टाइम पे एक पर्सन की टेस्टिंग की जा रही होती है, एक डोनर की, उसको देखने के लिए कि आया वो ब्लड देने के काबिल है कि नहीं है, उस टाइम पे उसकी स्क्रीनिंग भी की जाती है फॉर मल्टीपल पैथोजेन्स। उसकी हेप बीसी की स्क्रीनिंग की जाती है, और वीडीआरएफ वगैरह किया जाता है। इस तरह के उसके टेस्ट किए जाते हैं, सो दैट उसमें चेक किया जाए कि जो पर्सन है, उसके किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट इन दैट पर्सन्स बॉडी, तो वो पर्सन रिजेक्टेड है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड आई थिंक सो हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन सा पर्सन किस किस डिजीज के साथ अगर है, तो वो हम लोग उसको डेफर कर देंगे। हम लोग डोनर एक्सेप्टेंस और डेफरल क्राइटेरिया पढ़ा था ना हम लोगों ने सारा का सारा। डू यू रिमेम्बर गाइस? याद है ना आप लोगों को? याद है बच्चों? यस। तो उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी सारी इन्फेक्शंस के बारे में भी पढ़ा था। तो हम लोगों को बेसिकली बिल्कुल स्टेराइल, एज़ यू नो कि हमारे पास हमारा जो ब्लड होता है दैट इज़ एन स्टेराइल ऑर्गन। तो हमारे पास जो आपने ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड चाहिए, आपको वो भी बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, और एज़ वेल एज़ आपके ब्लड बैग्स भी स्टेराइल होने चाहिए। इन अ केस लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि जो ब्लड बैग है वो कंटामिनेटेड है, तो ब्लड जो है वो हमारे पास इनरिच्ड मीडिया, यू मीन टू से इवन अ सिंगल पैथोजन अगर ब्लड के अंदर आ जाता है, तो वो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक से लाखों बन जाएंगे। वो बहुत हैवी किस्म का इन्फेक्शन कॉज करेगा इन पेशेंट्स और रिसिपिएंट्स बॉडी। तो आपका जो ब्लड बैग है उसकी स्पेसिफिकेशन में एक चीज़ ये भी शामिल है कि उसका स्टेराइल होना लाजमी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्टेराइल विद द हेल्प ऑफ गामा रेडिएशन। और इसका स्टेरिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इधर आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर भी कर रहे हो, या फिर अभी वो इन यूटिलाइजेशन में नहीं आया, तो अभी आपने उसमें ब्लड कलेक्ट नहीं किया, वो यूटिलाइजेशन में नहीं आया, तो उस टाइम पे भी वो स्टेराइल ही रहना चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही बच्चों? मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है बच्चों?
कैन यू लिसन टू मी? यस मैम। चलिए ठीक होगा। अभी मैंने एक बात कही है कि हमारे पास जो ब्लड बैग है उसका स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग उसको गामा रेडिएशन की मदद से स्टेराइल कर रहे होते हैं, बिकॉज़ हमारे पास जो ब्लड है वो एक इनरिच्ड मीडिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि इवन अ सिंगल पैथोजन कैन बी कन्वर्टेड इंटू थाउज़ेंड्स और मिलियंस ऑफ पैथोजेन्स। तो कट ऑफ हो रही है बच्चे, अगर आवाज़ समझ आ रही है तो आई थिंक सो थोड़ा-सा गुज़ारा कर लें। ओके? अब हमारे पास जो हमारा ब्लड बैग होता है उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी क्या होते हैं, फ़िल्ड होते हैं क्या? एंटीकोएगुलेंट्स। एंड एंटीकोएगुलेंट बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रहा होता है ब्लड को जमने से बचाने के लिए, उसको कोएगुलेशन होने से बचाने के लिए। तो ब्लड बैग्स हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम प्री-फिल्ड आते हैं विद एंटीकोएगुलेंट। एंड मोस्ट ऑफ़न जो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है वो सीपीडी होता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज़। अब हमारे पास सीपीडी ए1 भी यूज़ हो रहा है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज़ एडेनिन और एसएजीएम सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल। तो ये बेसिकली यूज़ हो रहे हैं ब्लड की स्टोरेज के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए। ये एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ हो रहे हैं और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो हमारा ब्लड बैग होता है उसके अंदर ट्यूब्स भी होती हैं, उसके कुछ पोर्ट्स भी होते हैं। तो वो ट्यूब्स और वो पोर्ट्स वगैरह क्या कुछ होती हैं, वो किस लिए यूज़ होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब जब हम लोग एक ब्लड बैग को देखते हैं तो बच्चों हमारे पास इंटेग्रल ट्यूबिंग होती है, वो उसका अपना इनर बॉडी का पार्ट होती है, यानी कि उसका अपनी बॉडी का पार्ट होती है। और ब्लड की डोनेशन और उसकी सेफ हैंडलिंग के लिए एक लंबी सी एक खास रूप एक ट्यूब होती है, उसके साथ एक नीडल 16 से 18 गॉज की यूज होती है, जो कि वेनिपेंक्चर की यूज होगी। और वो इतनी लंबी वो ट्यूब होनी चाहिए कि एक पेशेंट जो है, पर्सन सॉरी पेशेंट नहीं, पर्सन जो डोनर है, वो अगर लेट के भी इजीली, ऑब्वियसली लेटना ही होता है उस टाइम पे, तो वो किसी भी पोर्शन में अच्छे तरीके से लेट जाए, तो इज़िली वो ट्यूब उसके लिए इनफ हो। एज़ वेल एज़ बच्चों हमारे पास जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर सैंपलिंग पोर्ट्स भी होते हैं, जो कि उनके साथ भी नीडल्स अटैच होती हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक से कवर होती हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, उनके अंदर हम लोग अपनी वाइल को इंसर्ट करेंगे और सिंपल वो हमें ब्लड जो है वो कलेक्ट करके देगी उसके अंदर से। अब हमारे पास जो हमारा ब्लड बैग है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? एंटीकोएगुलेंट जो आप यूज़ करते हो, उसके हिसाब से इसकी शेल्फ लाइफ होती है। जो ब्लड बैग हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से शेल्फ लाइफ होती है। एंड जिस टाइम पे हम लोग ब्लड को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ब्लड को कलेक्ट कर देते हैं, हम लोग उस टाइम पे देखते हैं होते हैं कि उस टाइम पे वो एंटीकोएगुलेंट हमारे ब्लड को कितनी देर तक अच्छे तरीके से प्रिजर्व रखेगा। उसकी एंटीकोएगुलेंट की जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो बरकरार रहेगी। तो सीपीडी में अगर आपने ब्लड कलेक्ट किया है तो दैट इज़ यू कैन स्टोर इट द ब्लड फॉर ऑलमोस्ट 21 डेज़। सीपीडी ए1 में है तो आप 35 डेज़ के लिए, और एसएजीएम में अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो तो आरबीसी को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 42 डेज के लिए प्रिजर्व कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है और ग्लूकोज क्या होता है, वो आरबीसी को फूड प्रोवाइड करता रहता है। देन हमारे पास सिलेबस, ब्लड बैग जो होता है उसके ऊपर सारी की सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास डोनर की है वो होनी चाहिए। आवाज आ रही है? अगेन से आवाज कट गई है क्या? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। आ रही है, मुझे ऐसा लगा जैसे अगेन से कट गई है। चलिए, लेबस हमारे पास क्या है कि लेबस हमारे पास पूरे होने चाहिए। जो आपने ब्लड बैग यूज़ किया है उसका लोट नंबर, मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स, एंटीकोएगुलेंट कौन से वाला उसके अंदर यूज़ हुआ है, आपके ब्लड बैग की एक्सपायरी क्या है, उसके अंदर उसकी वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी है, और एज़ वेल एज़ जो हमारे पास हमारा पेशेंट है उसकी भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए उस पे स्पेस होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें उसके ऊपर एज़ अ लेबल मेंशन होनी चाहिए। देन क्यूसी, जिस टाइम पे हमारे पास ब्लड बैग्स हमारे पास आने से पहले उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही होती है कि किसी किस्म का लीक तो नहीं है उनके अंदर, वो स्टेराइल हैं और वो टोटली सील हैं और वो टोटली मेंटेन कर लेंगे। अगर उसके अंदर ब्लड आप कलेक्ट करोगे तो किसी किस्म का मसला तो नहीं होगा। तो ये सारा का सारा क्वालिटी कंट्रोल इसको चेक किया जाता है। टेम्परेचर की स्टेबिलिटी,
अब हमारे पास जो ब्लड बैग्स हैं, वो बेसिकली उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से उनको हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब वैसे जो हमारे पास सिंपल ब्लड बैग है, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई अभी ब्लड या फिर कंपोनेंट आपने ऐड नहीं किया, जस्ट आपने उसको ला के स्टोर किया हुआ है, तो आप उसको किस पे रखोगे? आप उसको रूम रूम टेम्परेचर पे ही रखा होता है। देन जब आपने उसके अंदर कलेक्शन कर ली ब्लड की और उसके कंपोनेंट्स की, तो उस कंपोनेंट्स के हिसाब से इसका टेम्परेचर आएगा कि आप इसको कितने टेम्परेचर पे किस कंपोनेंट को स्टोर करोगे। अगर तो होल ब्लड और आरबीसी हैं, तो 1 टू 6 डिग्री सेल्सियस यानी कि आपका जो फ्रिज का नीचे वाला पोर्शन होता है, जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, आप उसके अंदर स्टोर करोगे। अगर वो प्लाज़्मा है, तो प्लाज़्मा को आप -30 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम टेम्परेचर पे स्टोर करोगे। और अगर आपके पास प्लेटलेट्स हैं, तो आप इनको रूम टेम्परेचर पे यानी कि 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करोगे और कंटीन्यूअस मिक्सिंग के साथ आप इनको स्टोर करोगे। इज़ दैट क्लियर? ब्लड बैग्स और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में सबको सारा कुछ समझ आ गया बच्चों? एनी वन ऑफ यू जिसका कोई क्वेश्चन हो या जिसे कोई बात समझ ना आई हो? नो वन? या आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? मैम आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया सारा कुछ क्लियर है ब्लड बैग्स और इसकी स्पेसिफिकेशन को लेके? जी मैम क्लियर है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो कौन, और हम लोग उनको किस किस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं। जब आपने ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड की कलेक्शन करनी है, तो आपको टोटली एक एस्टेराइल एसेप्टिक जो है एस्टेराइल सॉरी एसेप्टिक जो एनवायरनमेंट है या स्टेराइल जो एनवायरनमेंट है, आपको उसके अंदर ब्लड की कलेक्शन करनी है। क्या क्या कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, किस तरह से यूज हो रहे होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आरबीसी को हम लोग फ्रिज वाले नीचे वाले पोर्शन में ऑलमोस्ट कोई 35 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और हम लोगों ने स्टोरेज के हिसाब से भी अभी बात कर ली कि डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से वाला एंटीकोएगुलेंट यूज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी शेल्फ लाइफ होगी। तो आफ्टर 48 आवर्स बच्चों, जब आपने इसको सीपीडी में कलेक्शन की, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो देन उसके बाद क्या होता है कि आरबीसी में से पोटेशियम लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो जिस टाइम पे आप ट्रांसफ्यूजन करोगे, तो उस टाइम पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ओल्ड ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी हाई होगी एंड इट कैन बी डेंजरस फॉर सम पीपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोप्स पिटालस नहीं सॉरी एथेरोब्लास्टोसिस पिटालस के जो पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आप फ्रेश ब्लड ही ट्रांसफ्यूज़ करोगे बिकॉज़ उनके अंदर जो पोटेशियम की हाई क्वांटिटी है दैट कैन बी डेंजरस। सी की जब हम लोग उसको स्टोर किया होता है, उस टाइम पे उसमें जो 2-3 डीपीजी की क्वांटिटी होती है, वो उसका रेट फॉल कर रहा होता है, वो कम हो रही होती है। लेकिन जिस टाइम पे आप उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हो, तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर-अंदर क्या होती है, वापस अपनी नॉर्मल पे वापस आ जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम पे आपने आरबीसी को कलेक्शन करना है, तो आप होल ब्लड को स्टोर करके नहीं रखते हो। आप उसमें से प्लाज़्मा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से ये होगा कि आपकी एटीपी और 2-3 डीपीजी की क्वांटिटी जो है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ल्यूकोडिप्लीशन। ल्यूकोडिप्लीशन के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे से भी पढ़ा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा। तो दैट वाज़ द केस। इसमें हम लोगों ने देखा कि सम टाइम जब हम लोग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, तब हम लोगों ने देखा कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो फेब्राइल रिएक्शन होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास डब्ल्यूबीसीज़ की वजह से ही हो रहे होते हैं। फेब्राइल रिएक्शन मोस्टली क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज़ की वजह से हो रहे होते हैं, और एचएलए एल्यूमिनाइजेशन की वजह से हो रहे होते हैं। तो आप उस केस में क्या करोगे, आप ल्यूको रिडक्शन करोगे या ल्यूको डिप्लीशन करोगे। तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप जो आपका ब्लड है, उसमें से सिर्फ आरबीसी का कंपोनेंट कर लेते हो, और उसमें से जो डब्ल्यूबीसी ना उसका कंपोनेंट निकाल लेते हो। और किस ब्लड को आप लोग ल्यूको डिप्लीटेड ब्लड कहोगे? ऐसा ब्लड जिसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी है वो 5 × 10⁶ डब्ल्यूबीसी
से कम हो तो उसको हम लोग ग्लूकोडिप्लीटेड कहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा आपको कि जो फेब्राइल रिएक्शंस होते हैं उनके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और एज़ वेल एज़ क्या होता है कि हमारे पास जो साइटोमेगालोवायरस है उसका इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, बिकॉज़ वो डब्ल्यूबीसीज़ की वजह से ट्रांसमिट हो रहा होता है। अब जो पैक्ड सेल के बारे में किसी को आइडिया हो? पैक्ड सेल के बारे में किसको आइडिया है? पैक सेल यानी कि जिसमें क्या होता है कि आपके आरबीसी को पैक किया होता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स को निकाल दिया जाता है। तो प्लाज्मा उसमें से निकाल दिया जाता है, सारे कंपोनेंट्स निकाल के जस्ट वहाँ पे क्या होता है, आपके आरबीसी बचे होते हैं, उसे हम कहते हैं पैक्ड रेड सेल्स, पैक्ड आरबीसी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ट्रांसफ्यूजन में हम लोग पैक्ड आरबीसी यूज़ कर रहे होते हैं। एज़ वी नो कि डोनर के अंदर भी एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, जो कि रिएक्शन कॉज़ कर सकती हैं, और इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारा कुछ ऐसा हो सकता है, जो कि एक पर्सन में इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है, या फिर एक पर्सन को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉज़ कर सकता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा ब्लड की ट्रांसफ्यूजन को सेफ बनाने के लिए आरबीसी की ही ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उम्म और इसकी वजह से आपके पास सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। अगर आप एक पर्सन को अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हो, आरबीसी की ट्रांसमिशन हो रही है, उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप उसको आयरन चेलेशन दोगे, जैसे कि हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इरिथ्रोपोइटीन क्या होती है बच्चों? इरिथ्रोपोइटीन हमारे पास ऐसी प्रोटीन है जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो सम टाइम हम लोग इरिथ्रोपोइटीन पर्सन को दे रहे होते हैं कि ब्लड देने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ हमारे पास ब्लड की ट्रांसफ्यूजन मेन जो पॉइंट है वो नहीं है। हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से एक पर्सन का जो ब्लड की क्वांटिटी है उसको ओके किया जाए, और जब एक्सट्रीम केस पे एक पेशेंट पहुँच जाता है कि कोई और चारा नहीं बचता, उस टाइम पे आप उसको क्या करते हो, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हो। तो अब अगर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा हैमरेज हो गया, मेजर हैमरेज है, या उसको एट द टाइम ऑफ सर्जरी या फिर काफ़ी ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा है, तो आप उसको फैक्टर 7 ही दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके कंट्रोल में रहेगी। सब्स्टिट्यूट्स में मार्केट्स में आ रही हैं, लेकिन एज़ सच अभी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। आगे ऑटोलोगस डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्री डिपॉज़िट क्या होता है, हेमोडाइल्यूशन क्या होता है, और सेल सैल्वेज क्या होता है, और इनके क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप लोगों को याद होगा। सम टाइम ब्लड के कंपोनेंट्स में से जो आपको ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द ग्रैन्युलोसाइट कॉन्सन्ट्रेट्स। अब बच्चों, सम टाइम हमारे पास हमारा जो पेशेंट होता है, वो क्या होता है, इस तरह की कंडीशन से ये सफ़र कर रहा होता है, जिसमें क्या होता है, उसके ग्रैन्युलोसाइट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास उसके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। लेट्स सपोज़ एक सीवियर न्यूट्रोपीनिया का पेशेंट है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी 0.5 × 10⁹ पर लीटर से भी कम है। तो उस टाइम पे ज़रूरत होती है कि एक पर्सन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करें, आप ग्रैन्युलोसाइट्स की ट्रांसफ्यूजन करें। अब ये कहाँ मौजूद होते हैं? जिस टाइम पे आप अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हो, तो देन वी सी एक छोटी-सी एक लेयर बनती है जस्ट राइट अबव द आरबीसी। आरबीसी के जस्ट ऊपर हमारे पास एक लेयर बनती है जिसे हम बफी कोट कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर आपके डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं। अब ये कौन डोनेट कर सकते हैं? नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स कर सकते हैं, और ऐसे पर्सन जिनको किसी किस्म का ल्यूकीमिया है और उनके अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे होते हैं। अब वो भी क्या कर सकते हैं? वो क्या करेंगे? वो कर सकते हैं, इसको डोनेट कर सकते हैं। अब डब्ल्यूबीसी की ट्रांसमिशन ऑब्वियसली ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे पास क्या हैं? दे आर ल्यूकोसाइट्स, दे आर डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की ट्रांसमिशन जब आप कर रहे हो, ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हो, तो दे हैव अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो सीएमवी अगर एक पर्सन को है, तो वो उसको फर्दर ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट पर्सन में। और एज़ वेल एज़ आपका जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, आप उनको इरेडिएट करें कि वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट जो डिज़ीज़ है, वो कॉज़ ना करें। देन हमारे पास जो फर्दर कंपोनेंट आता है जिसकी आप ट्रांसफ्यूजन करते हो, दैट इज़ प्लेटलेट्स। अब वो हमारे पास क्या आते हैं? प्लेटलेट्स आते हैं।
या तो आप इसको प्लेटलेट इफेरेसिस के ज़रिए से कलेक्ट कर रहे होते हो, यानी कि डायरेक्ट एक पर्सन जो है उसकी बॉडी में से ले ही सिर्फ क्या कर रहे होते हो, प्लेटलेट्स ले रहे होते हो। और दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि जो आपने ब्लड बैग लिया, आप उसमें से इसको सेपरेट आउट कर लो। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सारी क्वांटिटी में प्लेटलेट्स को कलेक्ट करने का तरीका क्या है? क्या है बच्चों? प्लेटलेट इफेरेसिस के बारे में सुना हुआ है ना आपने? हेलो? बच्चे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आमना से बेटा? चलें ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास प्लेटलेट्स जो हैं, देन आपने अगर एक कलेक्शन कर ली है, देन आप उसको स्टोर करोगे एट द रूम टेम्परेचर विद कंटीन्यूअस मिक्सिंग। अब ये किनको ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत होती है? ऑब्वियसली ऐसे पर्सन को जिनके अंदर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी काफी कम होती है, और या फिर उनको किसी ब्लीडिंग का काफी ज्यादा चांसेस है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको आप थेराप्यूटिकली दोगे। और ऐसे पर्सन जिनकी कोई सर्जरी या फिर कुछ ऐसा रिस्क पे हैं कि उनको ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ अंडर द केस ऑफ सर्जरी। तो उस टाइम पे आप इसको प्रोफाइलेक्टिकल यूज़ करोगे, यानी कि एहतियाती तौर पे पहले ही इसकी कलेक्शन करके रखोगे। अब प्रोफिलैक्सिस के लिए प्लेटलेट्स का जो एक पेशेंट के अंदर है क्वांटिटी होती है, वो 5 टू 10 इंटू 10⁹ पर लीटर होनी चाहिए। अगर कोई और तरह के हमारे पास मसाइल हैं, तो उसके हिसाब से लेट्स सपोज अगर इन्वेसिव प्रोसीजर है, लिवर बिopसी है, लंबर पंक्चर करना है, तो उस टाइम पे एक जो पेशेंट है उसका जो प्लेटलेट्स की क्वांटिटी है 15 टू 10⁹ पर लीटर आपने रखनी है। और ब्रेन और आई वगैरह की सर्जरी के लिए इसको 100 से ज्यादा होना चाहिए। इसको 100 से ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रोफाइलेक्टिकल यूज कर रहे हैं कि जिस टाइम पे हमें पड़ता है कि हमने ये फर्दर जो है ना फलां फलां प्रोसीजर एक अपने पेशेंट पे करना है, तो इसके लिए हमें इसके जो प्लेटलेट्स की क्वांटिटी है वो इतने नंबर तक एटलीस्ट मेंटेन रखनी है। थेराप्यूटिकली जिस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने अपने पेशेंट को लेट्स सपोज वो एक्टिवली ब्रीथ कर रहा है, उस टाइम पे आप इसको थेराप्यूटिकली दोगे, और उस टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट का जो प्लेटलेट्स की क्वांटिटी है 15 टू 10⁹ पर लीटर तक मेंटेन हो जाए। अगर एक पर्सन को ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, यानी कि उसकी अपनी बॉडी ही प्लेटलेट्स के अगेंस्ट क्या बना रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना के प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करके बॉडी के अंदर परपरास कोज कर रही है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि आप उसको प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन ना दें। और एज वेल एज दे आर ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये बच्चों आप लोग थोड़ा सा ना इसको खुद पढ़ लेना। देन जो फर्दर समटाइम ऐसा होता है कि आप प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन करने की बजाय आप लोग उसको क्या कर रहे होते हो, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसको डायरेक्ट स्टिमुलेशन दे रहे होते हो डिफरेंट तरह की मेडिकेशन के जरिए से। जैसे अभी हम लोगों ने आरबीसी के लिए पढ़ा कि हम लोग एरिथ्रोपोइटिन दे रहे होते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आप आयरन दे रहे हो। अगर उसके अंदर एनीमिया है ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से, तो आप उसको भी ट्रीट करो, अंडरलाइंग कोज को भी। और देन भी आपके पास आपका काम काफी अच्छा हो सकता है अगर आपके पास टाइम है, अर्जेंट में आपको कोई काम नहीं करना। ह्यूमन प्लाज्मा और उसकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हमने ब्लड कलेक्ट किया उसको हम लोग करेंगे सेंट्रीफ्यूज, और उसको अगर हमारे पास डबल बैग है तो सीधा सीधा उस बैग के अंदर उसको भेज देंगे। नहीं तो हम लोग नया बैग उसके साथ अटैच करेंगे और उसके अंदर अपना प्लाज्मा कलेक्ट कर लेंगे। हम इसको स्टोर करेंगे एट -30 पे। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक डोनर से जो हम लोगों ने कलेक्ट किया होता है ना वो यूज कर रहे होते हैं प्लाज्मा। एंड सम टाइम हम लोग पूल्ड प्लाज्मा भी यूज कर रहे होते हैं, यानी कि मल्टीपल जो हमारे पास क्या होते हैं पर्सन है उनसे हम लोगों ने प्लाज्मा लिया होता है। अब ये बेसिकली प्लाज्मा का यूज किस लिए हो रहा होता है? प्लाज्मा का बच्चों आपको पता है कि एक तो आरबीसी होता है, दूसरा बफी कोटा होता है जिसके अंदर हमारे पास ल्यूकोसाइट्स और हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, और थर्ड वन जो है उसमें हमारे पास कोएगुलेशन के बेसिकली ज्यादातर फैक्टर्स हो रहे होते हैं, जो कि हम लोग कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी है, डीआईसी है, लिवर डिजीज है, या फिर मैसिव ट्रांसफ्यूजन है,
तो जिस टाइम पे कोएगुलेशन फैक्टर्स की एक पर्सन को काफी ज्यादा जरूरत होती है, या फिर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा टीटीपी है एक पर्सन को, तो उस टाइम पे आप उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या करोगे, डोनेट करोगे। आप उसमें को पर्सन को एफएफपी डोनेट करोगे, और अगर आप इसको स्टोर करना है तो आप इसको -30 पे स्टोर करोगे। और ट्रॉली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी के बारे में। तो उसमें हम लोग क्या होता है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रॉली के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए मेल डोनर्स की यूज कर रहे होते हैं। देन हमारे पास प्लाज्मा में से हम लोग ह्यूमन एल्ब्यूमिन का 4.5% वाला सोल्यूशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो इस टाइम पे हो रहा होता है जिस टाइम पे एक पर्सन में एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी कम है, उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी कम है, और एक पर्सन का ओस्मोटिक जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना है आपने। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस पर्सन को एल्ब्यूमिन दोगे 4.5%, एंड समटाइम्स सॉल्ट पुअर एल्ब्यूमिन यानी कि 20%। तो हम लोग जो अपना ह्यूमन एल्ब्यूमिन सोल्यूशन है वो भी हम लोग दे रहे होते हैं 20% वाला। और खास तौर पे जब एक पर्सन को लीवर फेलियर है और या फिर उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उस टाइम पे हम लोग एल्ब्यूमिन का 20% वाला सोल्यूशन दे रहे होते हैं, बिकॉज वो कहीं और से आ नहीं रही होती है और पर्सन का ऑस्मोटिक बैलेंस आपने मेंटेन करना होता है। क्रायोप्रेसिपिटेट आपका जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको थॉ किया जाता है, यानी कि उसको डीफ्रीज किया जाता है। ऑब्वियसली एफएफपी को आपने -30 पे स्टोर किया होता है। देन आप उसको क्या करोगे, आप उसको गर्म करोगे, ठंडा नहीं करोगे, गर्म करोगे, थॉ करोगे एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि उसका -30 से आप उसको लेके आओगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। और उस टाइम पे आप उसमें से क्रायोप्रेसिपिटेट यानी कि फैक्टर 8 फिब्रिनोजेन वगैरह लोगे। अब इसको आप -30 से कम टेम्परेचर पे स्टोर करोगे, और अगर आपने इसको लाइफाइलाइज किया हुआ है यानी कि आपने इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, देन आप इसको फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में यानी कि 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे, स्टोर करोगे। अब ये किस किस डिजीज में दिया जा रहा होता है, हीमोफीलिया ए में, वॉन विलिब्रेंट डिसऑर्डर है उस टाइम पे, और अगर फिब्रिनोजिन की रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, डीआईसी है एक पर्सन को, या फिर हिपैटिक फेलियर हो गया, एज वी नो कि हमारे पास ज्यादातर ये प्रोटीन्स वगैरह हैं वो हमारे लीवर में भी बन रही होती हैं, तो उस टाइम पे एक जरूरत होती है। फ्रीज ड्राइड फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट्स हम लोग वॉन विलिब्रेंट डिजीज में दे रहे होते हैं, हीमोफीलिया ए में दे रहे होते हैं, और ये भी हम लोग कैसे कर रहे होते हैं, अपने प्लाज्मा में से ले रहे होते हैं। अगर एक का छोटे बच्चों के खास तौर पे क्या होते हैं कि जिस टाइम पे सर्जिकल केसेस होते हैं या फिर एक पर्सन को सर्कुलेटरी ओवरलोड का चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पे आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पूरा का पूरा देने की बजाय, एफएफपी पूरा देने की बजाय आप क्या करते हो, जस्ट उनको ये कॉन्सेंट्रेट्स जो आपने बना के रखे होते हैं फैक्टर 8 के या फिर आपने फिब्रिनोजिन के, क्राइप्रेसिपिटेट वगैरह के, आप सिर्फ उसको वो इन्फ्यूज करते हो, सो दैट जो प्लाज्मा है वो ज्यादा जाके सर्कुलेटरी ओवरलोड ना कोज करते। फ्रीज ड्राइड फैक्टर 8 प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स भी आप देते हो। अब हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन क्रिसमस डिजीज जो होती है उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, तो हम लोग ये पर्सन को दे रहे होते हैं। और ऐसे पर्सन जिनके अंदर किसी किस्म की लीवर डिसऑर्डर है, हेमरेज के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो उनमें हम लोग बेसिकली ये कोएगुलेशन के जो भी कंपोनेंट्स हम लोग दे रहे होते हैं। प्रोटीन सी कॉन्सेंट्रेट है, तो वो भी हम लोग दे रहे होते हैं डीएससी के अंदर। और मीनोग्लोबुलिन जिस टाइम पे एक हम लोग ये लगे कि एक पर्सन को कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस है या फिर उसको कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन की कमी है, अ, तो उन केसेस में हम लोग उनको क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। लेट्स सपोज अगर एक पर्सन में कोई स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हो, आपको लेट्स सपोज से कोई प्रिक हो गया उसके अंदर, लेट्स सपोज एक पर्सन जो पेशेंट था वो बी, उसको इन्फेक्शन था, हेप बी था, तो आप स्पेसिफिकली हेप बी की जो है एंटीबॉडीज वो उसको इंजर्ट करोगे। इस तरह जिस तरह का इन्फेक्शन होगा आप स्पेसिफिकली उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ट्रांसफ्यूज करोगे, और समटाइम आप पूल इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोगे जिस टाइम पे वायरसेस वगैरह के इन्फेक्शन के चांसेस हैं या फिर उस पर्सन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन बन ही नहीं रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये 3 से 4 हफ्ते के इंटरवल्स पे एक पर्सन को दी जा रही होती हैं। और इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में भी ये पर्सन को दी जा रही होती हैं, और अगर एक पर्सन की क्वाइट डेफिशिएंसी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो उस टाइम पे भी आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स उस पर्सन को दे रहे होते हो, सो दैट वो इन्फेक्शन से बचा रहे। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक पर्सन को उसके डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं।
सबको ये समझ आ गई इनकी स्टोरेज किस टेम्परेचर पे है, किस किस कंडीशन में देनी है, और बाकी सारी चीजें। एनी वन ऑफ यू जिसको समझ ना आई हो? एमन, आमना, आयशा, गनिया? जितने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं सबको समझ आ गई है? बच्चे, लायोफाइलाइज्ड होता है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सीएमवी होता है साइटोमेगालो वायरस, और सीजेटी भी हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है। तो जैकोब सिंड्रोम था। सी से क्या बन रहा था, अब थोड़ा सा मेरे ज़हन से निकल गया। तो इसमें हम लोग लायोफाइलाइज्ड होता है कि हम लोगों ने जो अपना लिक्विड फॉर्म जो थी उसको आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, उसे हम लायोफाइलाइज कहते हैं, सीएमवी कहते हैं साइटोमेगालो वायरस को। सीजेडी के बारे में अभी आपको बताती हूँ। एनीवन एल्स? हाँ जी, जेकोब डिजीज ये है हमारे पास, क्रुड्सफेल्ट जेकोब डिजीज। ये क्रुड्सफेल्ट जो है वो हमेशा मुझे भूल जाता है। क्रुड्सफेल्ट जेकोब डिजीज, ये डिसऑर्डर्स भी हमारे पास फर्दर ट्रांसमिट हो सकती हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के जरिए से। क्लियर है बच्चे?